हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको इसमें से थोड़ा भी वैल्यू मिलेगा आगे जाके, तो आप जरूर इसको एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब चैनल को करना ना करना आपकी मर्जी है, बट वीडियो को लाइक करेंगे तो माय रीच विल बी हायर एंड आई कैन रीच आउट टू मोर पीपल। और जो मेरा 15,000 सब्सक्राइबर का एक फर्स्ट टारगेट है, वो वी आर जस्ट 200 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम दैट, तो शायद मैं उसके कुछ करीब पहुंच पाऊंगा। आज के इस वीडियो में अगेन आपका स्वागत है। अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आप चाहो, इफ यू हैव अ कंपनी रनिंग इन इंडिया, प्राइवेट कंपनी, एंड इफ यू आर डूइंग गुड बिजनेस, यू पेइंग योर टैक्सेस ऑन टाइम, आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, सेबी के गाइडलाइंस अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपकी कंपनी इक्विटी मार्केट्स में लिस्ट हो जाए, तो वी कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प you personally list your company in our equity markets. All you have to do is reach out to me in the comments and we will help you step by step. ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें मैं चाहता हूं कि हमारे थ्रू एटलीस्ट हम साल भर में 5 या 10 लोकल होम ग्रोन ब्रांड्स को लिस्ट करें, आईपीओ करवाएं। आईपीओ होने के पूरे प्रोसेस में लग जाएंगे 9 महीने, तो काफी टाइम लगेगा। सो आज मार्केट की बात पहले करते हैं। आई थिंक द मार्केट्स आर प्रिटी ओके टुडे। सिर्फ सेकेंड हाफ में मेरे ख्याल में 11 बजे के बाद जो मैं निफ्टी देख रहा हूँ उसमें थोड़ी गिरावट है, और अपने हाई से निफ्टी जो इंट्राडे हाई था वहां से 150 पॉइंट नीचे है। और अभी क्लोजिंग देते देते मेरे ख्याल से 100 120 पॉइंट नीचे क्लोजिंग देगा। 23,970 के आसपास अभी मुझे दिख रहा है। अब आप एंड क्लोजिंग का लेवल देख लेना कि वहां पे आपको किस प्रकार की एक क्लोजिंग मिलती है। बट आई थिंक मार्केट्स आर ओके। आरबीआई ने फिर से एक रूल चेंज किया। आई डोंट अंडरस्टैंड। जब मल्होत्रा साहब आए थे तो हमें लगा था कि बहुत ठीक ठाक होएगा, ये एक हेडसेट की तरह काम करेंगे, और बट आरबीआई ने दोबारा वो गेम किया है। आई विल कम टू दैट इन दिस वीडियो। आज के टॉप लूजर्स है इटर्नल यानी जोमेटो, 3.75% डाउन है। अभी 245 पे चल रहा है, और गिरावट शायद इसमें बाकी है। यूजुअली आईपीएल सीजन में जोमेटो, स्विगी, इटर्नल, क्योंकि जोमेटो है, ये लोग गेन करते हैं, बट फिलहाल ये स्टॉक काफी नीचे गिरा है। एक्सिस बैंक नीचे गिरा है, आई एम प्रिटी श्योर आफ्टर आरबीआई इंटरवेंशन। बाकी बैंकिंग शेयर्स में आईसीआईसीआई बैंक 1.56% नीचे गिरा है, एक्सिस बैंक 2.75%, इंडिगो 2.66% डाउन। एचसीएल टेक वैसे भी वो रिजल्ट्स के बाद डाउन है, एचसीएल टेक इज 2.5% डाउन। देन देर इज श्रीराम फाइनेंस, देर इज इंफोसिस विच इज अगेन 1.56% डाउन। तो जितने लोगों ने बहुत डेढ़ शाना बन के इन्फी को कैप्चर करने की कोशिश की होगी, जिसमें मैंने अपना व्यू भी दिया था कि नहीं करना चाहिए, आई जस्ट होप कि आप लोग 1200 पे जाके दोबारा अटक नहीं गए। देखिए, जब कोई स्टॉक ऐसे गिरता है ना, केस इन पॉइंट इन्फोसिस, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जब भी कोई स्टॉक इतना घातक तरीके से गिरता है दोस्तों, तो आपको याद रखना पड़ेगा दैट उसका एक रिवाइवल साइकिल होता है, और वो स्टॉक रिवाइव होते होते वो पूरा साइकिल टर्न अराउंड जब होगा तब आपको उसको पकड़ना है। यू कैन नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ। जब कुछ गिर रहा है उसको आप पकड़ने जाओगे, अगर वो छुरी है तो आपका हाथ जलेगा, या हाथ में खून, बोलते हैं ना, कंजेक्चर, ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो यू शुड नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, चाहे इंडिया मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, जो भी। एक बार वो गिर जाए, वो सेटल होगा, फिर एक जगह ऊपर नीचे करके वो बेस बनाएगा, और आपको दिखाई देगा कि फिर अगले क्वार्टर के नतीजों के अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं, फिर वो ऊपर आने की कोशिश करे। आईटी स्टॉक्स, मेरा डिटेल्ड वीडियो है, मैंने बनाया था 2 3 दिन पहले, वो आप जरूर देखें। अभी यहाँ बात करूंगा तो वो रिपीटेटिव लगेगा, सो आई विल नॉट मिक्स इट अप। आरबीआई ने रूल चेंज क्या किया उसकी बात करते हैं। सो बेसिकली आरबीआई हैज चेंज रूल्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसमें काफी, दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2027, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होंगे ये रूल चेंजेस। दे आर सपोजिटली, उसको बोला गया है आरबीआई ने कि these are rules which will align with global standards by implementing the expected credit loss framework ECL framework, replacing the incurred loss method. Key changes include borrower level classification, automated NPA tagging, and a 6 month deadline to classify willful defaulters. So बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट आपको दिखेगा, आप कंफ्यूज होगे, मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट चेंज सुनते जाइए, हाँ, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इसमें झटका लग सकता है।
आज अगर रिएक्शन नहीं आया है तो एक टॉप आउट बनने के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसमें ज्यादा घातक तरीके से डिफॉल्ट कर सकती है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो रहा है। तो उनको एक साल दिया है बेसिकली, आरबीआई ने बैंक्स को एक साल दिया, तुमको जो करना है कीड़ा कांडी कर लो, अपने बुक्स को शफल करो, बैड डेट्स निकालने की कोशिश करो। कोशिश तो एक साल का टाइम दे दिया आरबीआई ने। बट आई डोंट थिंक, आई थिंक वट एवर चेंजेस, मेरा सिर्फ ये कहना है सेबी और आरबीआई को कि जो भी चेंजेस आपको करना है हर एक दो महीने में करने से मार्केट इम्पैक्ट ही होता है, उसमें कोई मार्केट में कंटिन्यूटी नहीं आती। सो ऑल दे हैव टू डू इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैन एंड इन्वेस्टर्स इज दैट स्ट्रक्चर्ड वे में चेंजेस अनाउंस कर दो और फिर पूरा साल, 2 साल, 3 साल उसको चलने दो ना, बिकॉज दीज आर ग्राउंड लेवल चेंजेस, इसका इम्पैक्ट आने में भी 2-3 साल लग सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। सो द फर्स्ट पॉइंट, borrower level NPA classification. The most crucial shift in this policy means if a borrower, ध्यान से सुनिए, if a borrower with multiple loans defaults on one loan, all loans will be treated as NPA. अंगे न भाद्रम, हो गया कल्याण वस्तु। This removes the previous facility level classification according to reports. तो आप किसी ने अगर 3 लोन लिए हैं, बाकी 2 वो भर पा रहा है, एक में डिफॉल्ट हो गया, सो एनपीए क्लासिफाई होता है। अगर आप 3 महीने तक नहीं भर पाए अपना ईएमआई तो यू विल टेक्निकली, अर्लियर यू वर क्लासिफाइड एज एन नॉन परफॉर्मिंग एज एनपीए। अब किसी ने 3 या 5 लोन लिए हैं अलग अलग जगह से और वो एक भी नहीं भर पाया या भर पा रहा है, बाकी भर रहा है, तो उसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा ऑल लोन्स को एनपीएस। चलो दिस माइट हेल्प द बैंक्स, लेकिन बैंक्स को इतना टाइट करोगे ना, फिर बैंक कुछ कर, ऑलरेडी बैंक्स हमारे बहुत टाइट है, कुछ कर नहीं पा रहे ग्रोथ के लिए। इसीलिए एचडीएफसी बैंक पे जब जब मुझसे कोई पूछता है कि बहुत गिर गया, मैं कहता हूँ कॉशन कॉशन। जब आप बैंक में निवेश करते हो ना, आप आरबीआई इनडायरेक्टली, आप आरबीआई के साथ देखा जाए तो एक टग ऑफ वॉर में हो क्योंकि आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे और आरबीआई वो एक लेवल के आगे देख रहे हो ना, कहाँ करने देगा। सेकंड पॉइंट, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क ईसीएल। Banks must move from the incurred loss provisioning after default to an expected credit loss, which is proactive provisioning model, forecasting potential losses on loans even before they turn as bad loans. आप कभी एसबीआई के ऑफिस में गलती से भूले भटके गए हो? आपको लगता है उन लोगों की कैपेसिटी है ये प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग करने की, मतलब फोरकास्ट करने की कि ये पोटेंशियल लॉस ही होएगा? इससे पता है क्या होगा, सारे बैंक अभी लॉस ही फोरकास्ट करके प्रोविजनिंग बढ़ा देंगे और वही होगा जो कोविड के टाइम में। मतलब ये कौन ये सब बनाता है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, कोई टाइमलाइन नहीं है। 1 अप्रैल को भी आरबीआई ने कुछ चेंज किया था, फिर से वो एफआईआईएस के लिए किया था, जो मैंने आपको बताया था। एफआईआईएस के लिए इतनी टाइट करते जा रहे हैं स्क्रूज, बैंक्स के लिए इतना टाइट करते जा रहे हैं, ऐसे इकोनॉमी जहां हमें खोलनी चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशन सो कॉल्ड उसको टाइट करते जा रहे हैं। कैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर, ऊपर वाले तू ही बता, कैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर इस देश में आने की सोचेगा जब वो ये सब चीजें घुमा फिरा के पड़ेगा, और इसको जब घुमा फिरा के नैरेटिव बना के पेश किया जाएगा बाहर। इट इज क्रेजी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड एट अ रेगुलेटरी लेवल। मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि अंदर कितना कोफ्त हो रही है मुझे एक्चुअली। ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन, बैंक्स मस्ट यूज ऑटोमेटेड सिस्टम्स नॉट मैन्युअल टैगिंग टू आइडेंटिफाई एनपीएस एट द एंड ऑफ द डे। ये अच्छी बात है, ठीक है, मतलब ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। stringent upgradation, an NPA account will only be upgraded to standard account once all overdue interest and principal are fully repaid. Big thumbs up, अच्छी बात है, big thumbs up, good point. Willful defaulter deadline, banks must complete the classification process for willful defaulters within 6 months of an account becoming an NPA. Good job, ये भी अच्छी बात है। अगर आरबीआई इतना ही सख्त है ना, तो सारे पॉलिटिशियंस के बैंक अकाउंट भी यही कैटेगरी में आने चाहिए। मैं देखता हूँ ना कितने पीएसयू बैंक से सब फॉलो करते हैं। फॉरगेट पीएसयू, अभी याद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या हुआ था? हरियाणा गवर्नमेंट चंडीगढ़ ब्रांच से 500 करोड़ कहाँ गायब हुए,
फिर अगले ही दिन, क्योंकि वो सरकारी अकाउंट था, प्राइवेट बैंक में था, बट सरकारी सरकार का अकाउंट था, तो कैसे 500 करोड़ अगले ही दिन ट्रांसफर हो गए। और उससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूरा स्टॉक एक तरह से गिर गया, जो कि वैसे भी गिरा हुआ ही है। मतलब आई नेवर पे टू मच अटेंशन टू दीज लो क्वालिटी बैंक्स, मेरे रेडार में वो कभी आता नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि सिस्टमैटिकली कैसे ये सब चीजें खराब होती है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप निवेश करो, इवन कुछ कुछ एनबीएफसी में, तो बहुत संभाल के आगे बढ़ना, क्योंकि द मोमेंट एक कंपनी आरबीआई के जुरिस्डिक्शन में आ गई, आजा बेटा आजा, तू भी आजा, एक बार आरबीआई के अंदर आप आ गए ना, फिर आप ग्रोथ, मतलब ऐसे धीरे 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 वो टॉर्टोइस की चाल में बैंक ग्रो करेगी, फिर वो ग्रो नहीं कर सकती। देन यू हैव टू कंप्लाई टू ऑल दीज थिंग्स नाउ। कुछ दो रूल जो बहुत बेसिक है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले रूल है, वो अभी आ रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना। Upgraded provisioning. The ECL approach splits loans into three stages based on credit risk, forcing higher earlier provisions for stress loans. ठीक है, ये तो इतना कुछ मतलब सेम का कंटिन्यूएशन ही लग रहा है, ये सेम चीज ही लग रही है। निफ्टी हालांकि आज सेकेंड हाफ में कुछ खबर आई होगी, बट आप देख रहे हो कि अभी वॉर का जो इम्पैक्ट है ना दोस्तों, वो कैसे कैसे, जैसे हमने कहा था कि एक समय आएगा जब वॉर की खबरों पे या ऑयल की खबरों पे इतना आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ शायद ना भी दिखे। तो मार्केट ने वर्स्ट केस सिनारियो प्राइस में शायद डाल दिया है। और अब आर या पार, या तो वॉर पड़ जाए, लाइक सीज फायर, या तो खत्म ही हो जाए, फिर अटैक शुरू हो जाए, तो भी मुझे लग रहा है मार्केट उस वजह से इतना इतना झटका दोबारा मुश्किल है देना। मार्केट झटका आपको दे सकता है ओनली नाउ कम। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, अब हमारे देश के जो मैक्रो और माइक्रो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसी पे बाजार कुछ रिएक्ट करेगा। स्पीकिंग ऑफ वन इंपॉर्टेंट इवेंट, यूएस में फेडरल रिजर्व, यूएस फेड की मीटिंग है जो हर बार होती है। और इस बार जेरोम पॉवेल की ये लास्ट मीटिंग है, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने, डोलाल्ड ने फेड चेयर बदला है। केविन वॉर्श, विच इज लाइक अ पिट्ठू ऑफ डोलाल्ड, ऑब्वियसली उसको फेड का चेयरमैन बनाया है, उसका कार्यकाल शुरू होगा अगले महीने से। आज मुझे लग रहा है यूएस फेड जेरोम पावल जब जब आके मुंह खोलता है फेड चेयर, वहां कुछ करेक्शन आता है, शायद हमारे बाजार में हमें कल या परसों उसका इम्पैक्ट देखने मिले। तो बी केयरफुल विद दिस मंथ एंड। अच्छा, और मंथ एंड भी है वो खतरा कि फर्स्ट मई से सरकार अगर पेट्रोल बढ़ाएगी, तो मार्केट मेरे ख्याल से उसके पहले सेफ प्ले करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट में अब गिरावट आई, तो वो या तो यूएस फेड के कोई स्टूपिड डिसीजन से आएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है, या हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स या आरबीआई जैसे कटप्पा वाले चीजों से आएगी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसका कोई आंसर नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन उम्मीद भी मत कीजिए सरकार से। थर्ड इज भाई हमारा इन्फ्लेशन बढ़ के जो कि आने ही वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए, तो देखिए एग्जिट पोल्स आ जाएंगे कल या परसों, 29 या 30 तक मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। एग्जिट पोल्स, आई थिंक 30 अप्रैल इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आवर मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। 30 अप्रैल 2026, क्योंकि उस दिन आपको एग्जिट पोल का एक फ्लेवर पता चल चुका होगा। 5 स्टेट के चुनाव है, उसका क्या हो रहा है पता चल चुका होगा। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, बाजार उस उधर ही रिएक्ट करेगा। और बाजार ये भी भापने की कोशिश करेगा कि क्या सरकार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रही है या नहीं। देखिए ये सब एक डिप देगा, लेकिन अब निफ्टी में वो डिप कैप्चर कब करना है, इस पे दोबारा आगे मैं बताऊंगा आपको। वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर ऑन द निफ्टी लेवल्स। लेकिन दिखने में एकदम इमीडिएट आगे जो धुंधला धुंधला दिख रहा है इकोनॉमी, तो चैलेंजेस हैं। बट these आर टाइम्स व्हेन यू गेट गुड प्राइजेस ऑन योर पोजिशनल ट्रेड्स एज वेल एज गुड एंट्री पॉइंट्स ऑन योर म्यूचुअल फंड्स। बट एक फाइनल, मैंने कहा था ना आपको, गैप फिलिंग बाकी है निफ्टी में 23,000 के आसपास। वो जो गैप अप हुआ था 900 पॉइंट का, वो गैप एक बार फिल करने निफ्टी जरूर आएगा, कोई ना कोई मौका देखेगा। और यही आप देखोगे आज, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाया, ताकि आप लोग इसको अच्छे से ट्रैक कर सको और अपने आप को पोजिशन कर सकें। 29 एंड 30 अप्रैल, फर्स्ट में महाराष्ट्र डे, लेबर डे है, छुट्टी है, बाजार बंद है उस दिन। और नोइंग दीज गाइज वेरी वेल, अगर इनको कुछ चेंजेस करना है, भाई पेट्रोल डीजल का भाव में कुछ चेंजेस करना है, शायद ये फर्स्ट में से अवॉइड करें, क्योंकि गर्दी हो सकती है। अगर भाव बढ़े तो पेट्रोल पंप पे गर्दी हो जाती है ना, क्रैशनिंग।
शायद 2 मई से कर, यू नेवर नो। मुझे ऐसा लग रहा है अगर इनको करना है तो इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा, लास्ट वोट जिस दिन पड़ेगा 29 अप्रैल, उसी दिन या तत्काल अगले दिन से वो शुरू कर देंगे कि पेट्रोल 5 लीटर, 5 रुपया पर लीटर बढ़ गया, या डीजल बढ़ गया, या पेट्रोल डीजल छोड़ के फिर सीएनजी में कुछ कर लेंगे। कुछ ना कहीं कुछ कारस्तानी तो करेंगे। ऐसे कोरे कोरे नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को कि एलपीजी क्राइसिस हुआ है हमारी कंपनीज को कैसे, जबकि यही सरकारी कंपनीज है जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भर भर के पैसा छापा है, क्योंकि इनको सस्ता मिल रहा था क्रूड ऑयल रशिया से, रिफाइनिंग मार्जिन इनके बढ़ गए थे। उस पे भी सरकार ने इनको कोरे कोरे छोड़ा नहीं है, विंडफॉल टैक्स लगाया था अगर आपको याद होगा तो वो विंडफॉल टैक्स के बाद अब आया है कंज्यूमर, यानी हमारा हमारा पे करने का टाइम आया ना, क्योंकि अभी भाव पेट्रोल का, दैट रिमाइंड्स मी कि क्रूड ऑयल का भाव भी तो देखा जाए, आप लोगों को ये भी तो बताना है। सो क्रूड ऑयल का भाव है आज, और मार्केट देखना पड़ेगा कि उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्ट करना बंद कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट ने प्राइस में कर लिया होगा ब्रेंट क्रूड। अभी मैं आपको बताता हूँ, ब्रेंट क्रूड का प्राइस है दोस्तों $111 प्रति बैरल। ओ भाई साहब, और पिछले 5 दिनों में दिस इज अ बिग टेंट। सो इन द लास्ट 5 डेज, देखिए 22 अप्रैल को $98 था, 98 US डॉलर्स, आज 111 है। और ये 115 125 का लेवल बहुत क्रूशियल है हमारे निफ्टी के लिए। मुझे लग रहा है आज बाजार इसी को एडजस्ट करके और ये इलेक्शन अनसर्टिनिटी एडजस्ट करके, फिर भी गनीमत है निफ्टी इतना गिरा नहीं है। मतलब भाई 400 500 पॉइंट गिरने वाला आज 100 100 150 पॉइंट में सिमट रहा है, विच इज गुड। बट ये क्रूड का ऊपर जाना, आई थिंक ये यूएस मार्केट्स के लिए ज्यादा घातक है अभी, क्योंकि हमारे बाजार लगता है उसको पचा चुके हैं काफी हद तक। फिर भी ये 111 है आज, ये 125 130 गया तो बवाल होएगा, बवाल कटेगा बहुत बड़ा। अगेन फिर मैं 22,000 का वो लेवल ही पकड़ के, मैं तो अभी भी वही पकड़ के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है एक टेंट, ऐसे बोलते हैं ना, टेंट आना बाकी है। बट दिस प्राइस राइज at the time that we are talking about ceasefire playing out, when वॉर कंटिन्यू नहीं हुआ, इसराइल ने लेबनान पे लेकिन अटैक छोड़ा नहीं है, तो वो एक बेवकूफी है। अच्छा एक और चीज, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्प विराम एंड युद्ध विराम, और ये सीज फायर है। ये सीज फायर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वो ऑफिशियली साइन नहीं होता। किसी ने आज तक साइन किया सीज फायर? ना इसराइल ने किया, ना यूएस ने किया, ना ईरान ने किया। जब तक वो साइन नहीं होगा ना, वो सीज फायर लागू नहीं है। सिर्फ बातूनी, मतलब बातों के शेर कहलाएंगे, वैसे भी ये लोग हैं भी बातों के शेर ही है, खाली बस निर्दोष लोगों को मारना आता है इनको, और क्या। सो दोस्तों, दिस वाज अबाउट टुडेज ओवरऑल मार्केट सिचुएशन, आरबीआई के स्टेप्स और मार्केट कैसे रिएक्ट किया, या द लैक ऑफ इट। लेकिन देखना पड़ेगा आगे चलते। हमारा बाजार तो अभी स्ट्रांग लग रहा है, विच इज, मतलब लिटरली हैट्स ऑफ टू द निफ्टी, कि निफ्टी ने इतनी इतनी नेगेटिविटी अपने पचा के रखी है अपने अंदर। बट ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा कर गए, मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छा गेन हो गया है। और आप एक बार जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है हमारा चैनल, जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो मेंबर सेक्शन में आएंगे, तो वी हैड आइडेंटिफाइड 3 4 स्टॉक्स जहां हमें मोमेंटम दिखेगा। और अगर अभी मैं देख रहा हूं तो वो सारे के सारे स्टॉक्स में मोमेंटम दिख रहा है। दे वर नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दे वर केस स्टडीज टू सी कैसे हम ये पेट्रोल प्राइस या इस चक्कर में कैसे उसको कैप्चर कर सकते हैं, यू नो हाउ वी कैन कैप्चर द अपस्विंग ऑफ द प्राइस एंड एवरीथिंग एल्स। सो उस हिसाब से हमने कुछ कुछ, भाई पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा तो कोई ना किसी सेक्टर को तो फायदा होगा ना। मुझे कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं कि कौन से स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, और सोच के बताइए, ऐसे पास डेटा को सिर्फ ध्यान में रख के मत बताइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस विथ मी ऑलवेज, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमेशा आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक सर आंखों पे मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।